तो 2025 में खेल पूरी तरह से बदल चुका है। इंटरव्यू की जब बात आती है और वो भी फ्रंट एंड इंटरव्यू की, तो जो पहले 10-12 क्वेश्चन से लिमिटेशन थे वो अब हट गए हैं। ठीक है, क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये वीडियो क्यों, एक बच्चा है हमारे पास आया, लेवल 0 हमारा कर रहा था। उसने बोला कि भैया लेवल 0 तो हो गया, बड़े आराम से हो गया। मैंने पूछा तुम्हें कोडिंग आती है? उसने कहा हाँ भैया कोडिंग तो आती है, देखो मैंने कुछ प्रोजेक्ट बना के रखे हैं। भैया कोडिंग आती है, प्रोजेक्ट बना के रखे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ इंटरव्यू दो, जॉब निकालो। तो बोले भैया हमको लगा आप इंटरव्यू की तैयारी करा दोगे। हमने कहा इंटरव्यू की तैयारी कराने के लिए 6 महीना 8 महीना पढ़ने की क्या जरूरत है, एक वीडियो बना देते हैं, उस वीडियो से तुम जो भी टॉपिक्स निकाला है सब पढ़ लेना, कुछ डाउट होगा तो बताना, उस पर और एक वीडियो बना देंगे। इंटरव्यू की तैयारी के लिए 6 महीने 8 महीने और लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आज के समय में आपको डेवलपमेंट आता है और आपके पास अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स है, देखो टीपे हुए वाले नहीं, अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, और आपको थोड़ा सा इंटरव्यू प्रिपरेशन करने का जज्बा है, तो ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। तो ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, अपने पास नोट्स रखना, कमेंट वमेंट में शेयर करके बाकी लोग का टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो 6 थीम में मैंने क्या किया है कि पिछले 1 साल में 100 बच्चों के इंटरव्यूज गए हैं। बहुत बच्चे इंटरव्यू में गए, आप लोगों को पता है हमारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो भी इंटरव्यू देने जाते हैं, और कैक्टो से भी बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं। तो देयर आर 2 आर्म्स जिससे पढ़ाना, जॉब लगाना हो रहा है, और हमें पता चलता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन पूरा कोलेट करके रखा है, बहुत लंबा क्वेश्चन का लिस्ट है, पर उस क्वेश्चन के लिस्ट को कैसे सोचा जाए, तो मैंने क्या किया है कि पूरे क्वेश्चन लिस्ट को 6 थीम में बांट दिया है। हर थीम पर एक एक करके बात करेंगे, उस थीम में इंटरव्यूअर क्या समझना चाह रहा है वो बात करेंगे, और उस थीम के अंदर क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस आप बोलोगे भैया सब बता दोगे तो चीटिंग होगी, हर कोई करेगा, बट यही तो मजा है इस इंटरव्यू क्वेश्चन का कि क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप रटकर जाओगे तो भी कुछ हो नहीं सकता। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि चीज हो क्या रही है, अगर आपने उन चीजों को कोड नहीं कर रखा है, अगर आपने उनके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं बना रखा है, तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हो पढ़ना लिखना समझना, तो आप ये भी समझ सकते हो कि एक तरह से आपके लिए गाइड है कि कहां पहुंचना है और मार्केट में डिमांड क्या है। तो शुरू करें बिना टाइम वेस्ट किए आगे का। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, और ये जो टॉपिक अब लोग पूछने लगे, ये मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब बच्चे ये क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्योंकि ये चीज जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में जा रहा था, आज से कितने 7 साल पहले की बात है, तब ये क्वेश्चन 3-4 साल एक्सपीरियंस लोगों से पूछे जाते थे। पर अब इसका एक शॉर्टर वर्जन, एक छोटा वर्जन अब फ्रेशर बच्चों से ही पूछा जा रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और ये बहुत बेसिक चीज भी है, और ये है कि वेब कैसे काम करता है, वेब के फंडामेंटल्स क्या है, ब्राउजर का लाइफ साइकिल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि जब आप एक सवाल, जिसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया है, कि एक सवाल हमेशा आता है, हर लेवल पे आता है, चाहे आप 0 ईयर्स एक्सपीरियंस हो या आप 50 ईयर्स एक्सपीरियंस हो, ये सवाल हमेशा आता है कि जब आप ब्राउजर में कोई चीज टाइप करते हो, जब आप टाइप करते हो ब्राउजर पे tanaypratap.com, तो ब्राउजर tanaypratap.com को लेकर आप तक कैसे आता है, क्या होता है। अगर आपने एक मर्न साइट बना के रखी है, तो उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है, क्या आप सारे मूविंग पीसेस को समझ पाते हो या नहीं, और समझ पाने के बाद समझा पाते हो या नहीं, और अगर समझा भी पाते हो तो किसी ने कहीं डबल क्लिक मारा तो क्या आपको वो क्वेश्चन पता है। तो ये है वेब का फंडामेंटल। दूसरा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैंने कहा ब्राउजर लाइफ साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब ब्राउजर पे एक पेज आता है तो उसमें HTML होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, तो ब्राउजर इसको कैसे पार्स करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। एक्चुअली मुझे टॉपिक इंटरेस्टिंग बहुत लगता है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो भी मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए तो आप सामने वाले को बड़े आराम से इंप्रेस कर सकते हो। क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन जो इन 2 टॉपिक से आते हैं, एक मैंने आपको कहा कि ब्राउजर में टाइप करके क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि डिफर कब यूज करना चाहिए, एसिंग कब यूज करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट को कहां डालना चाहिए, हेड में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए, क्यों नहीं डालना चाहिए। इसके और भी क्वेश्चंस आते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अभी इंटरव्यू में लोग से पूछते हैं कि सपोज करो कि हमारे 11 कंपोनेंट हैं या 11 अलग अलग जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, तो आप उसको ब्राउजर पे कैसे सर्व करना चाहोगे। अगर मुझे सारे के सारे एक बार में चाहिए फर्स्ट पेंट के लिए, अब आपको अगर फर्स्ट पेंट ही नहीं समझ में आता तो वो एक अलग बात है, बट अगर सारे के सारे फर्स्ट पेंट के लिए एक बार में चाहिए तो आप उसको कैसे सर्व करोगे। अब यहां पर जो इंटरव्यूअर है वो समझना चाह रहा है कि क्या आपको बंडलिंग समझ में आती है, क्या चंकिंग समझ में आती है, क्या आपको HTTP 2 HTTP 1.1 के अंतर समझ में आते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं आज के टाइम पे, क्योंकि देखो अब जावास्क्रिप्ट
टूलिंग जो है पिछले 10 साल में बहुत इवॉल्व हो गई है, तो अब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर अगर आप ये थोड़ा समझ लो तो ये सवालों का जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। ये करके हम चलते हैं अगले थीम पे। हम लोग इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। अगर आपने रिसेंटली कोई इंटरव्यू दिया है और आपको उसमें से कोई क्वेश्चन याद है तो जरूर से कमेंट में बताओ कि क्या पूछा गया आपसे। देखो बहुत ज्यादा हेल्प होगी बाकी लोगों की। अपना नॉलेज शेयर करो, बाकी लोगों का नॉलेज कंज्यूम करो, देखो कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर हो सके तो पैकेज भी बताना गया किस पैकेज लेवल पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था। एक हम लोग कोलेट कर लेंगे कमेंट में कि किस किस तरह के क्वेश्चन से बहुत फायदा होगा सबका। तो करते हैं ये। दूसरा थीम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये थीम्स में पहले कहता था 2-3 साल पहले कि यार ये थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों को आना चाहिए, बट अब अगेन इसका भी बेसिक बाबू बेसिक बच्चा आने लगा है क्वेश्चन में। और ये थीम है HTML फाउंडेशंस एंड एक्सेसिबिलिटी। हुआ क्या है पिछले कुछ सालों में कि बच्चे जब कोडिंग कर रहे हैं, फ्रेशर्स जब कोडिंग कर रहे हैं तो मार डिव एकदम पूरा धुआं कर देते हैं HTML को। और खासकर ये जो नए जो चैट GPT वगैरह आए हैं वो भी इस तरह का कोड लिखते हैं बहुत ज्यादा। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको सिमेंटिक HTML क्या है वो समझ में आता है, कहां पे नैव यूज करना है, कहां आर्टिकल यूज करना है, कहां हेडर यूज करना है, कहां फुटर, कहां H1, कहां H2, कहां P टैग, कहां बटन क्या रोल होता है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप डिव मारे हुए हो पूरे ऐप में तो वो आपके अगेंस्ट जा रहा है। ये देख के तो ऐसा हुआ है कि मतलब मुझे पूरा एक बड़ा लेसन ही बनाना पड़ा है सिमेंटिक HTML के लिए कोर्स के अंदर, क्योंकि ये इतना ऑब्वियस नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ता है, 2-3 घंटे 4 घंटे लगाने पड़ते हैं समझने के लिए कि कौन सा वाला कहां लगाना है, टैग रोल क्या होता है, कीबोर्ड नेविगेशन क्या होता है। और ये बहुत जरूरी है। एक्सेसिबिलिटी जो है इसको लाइट नहीं लिया सकता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट कब यूज करना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये थोड़ा समझना होगा। यही नहीं, ब्राउजर में बिल्ट इन टूल्स हैं आपके वेबसाइट को चेक करने के लिए कि वो कितना एक्सेसिबल है, कलर्स उसके कितने सही हैं, बाकी चीजें कितनी सही हैं, कैसा बन रहा है आपका एक्सेसिबिलिटी ट्री। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये एक्सपेक्टेशन बढ़ी है लोगों में। जब मैं बार अपने हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि देखो AI से जॉब नहीं जा रहा है, पर डिग्री से जॉब नहीं मिल रही है, तो बीच में जो ये एक खाई है बड़ी सी, ये खाई ये हो गई कि भाई जो बार है वो हाइयर है। हर बार मैं कहता हूं, और किसी ने कमेंट में डाला भी था तो भैया आप बार कहते हो बार हाई है, तो बार हाई क्या है? यही है। अब ये चीजें भी आपसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि भैया आपको आर्या क्या है ये पता होना चाहिए, है ना। और आर्या मतलब कोई ऐसा स्लैंग नहीं है, क्या है वो समझ में आना चाहिए। रोल क्या होता है, सिमेंटिक क्या होता है। क्वेश्चंस भी इसी तरह के आते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि HTML में अगर आपको SEO फ्रेंडली होना है तो कैसे होना है, फॉर्म के अलग अलग स्टेट्स क्या होते हैं। HTML फॉर्म पिछले कुछ सालों में बहुत पावरफुल हो गया है। उसमें बहुत तरह के इनपुट फील्ड्स हैं, बहुत तरह के वैलिडेशंस हैं। क्या आप वो वैलिडेशन समझते हो, क्या आप उसको वहीं पर सही से बना सकते हो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन HTML फाउंडेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार सच्चाई ये है कि आपका जो ऐप है, आपका जो वेबसाइट है, जरूरी नहीं है कि हर कोई लैपटॉप पर ही खोले, जरूरी नहीं है कि हर कोई क्रोम पर ही खोले। हो सकता है कि फोन पर खोल रहा हो सकता है कि टैबलेट पर खोल रहा हो। तो हर डिवाइस के हिसाब से, आजकल इनमें टीवी पे लोग ब्राउज करते हैं, तो हर डिवाइस के हिसाब से आपको उसको एक्सेसिबल, ब्राउजेबल सब कुछ बनाना है, हर तरह के लोगों के लिए बनाना है। तो ऐसा नहीं कि आपको ये बहुत ज्यादा आना चाहिए। कितना आना चाहिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं कि भैया बता दो सिमेंटिक HTML क्या होता है, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, बता दो आर्या क्या होता है, बता दो एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, बता दो रोल क्या होता है। बस इतना होता है। एक्सेसिबिलिटी टेस्ट करोगे तो कैसे करोगे? मतलब यार ये जो चिड़िया है, उड़ती चिड़िया, HTML एंड एक्सेसिबिलिटी, उसका आपने नाम भी सुना है या बस डिव ही आता है आपको? तो अगर वैसा आप करें तभी तक कि डिव के ऊपर ऑन क्लिक लगा रहे थे तो वो गलतियां मत करना, उससे मार्क्स कट जाएंगे आपके। तीसरी चीज अगेन जो एक मैं कहूंगा कि पहले भी इसके एंट्री तो थी इंटरव्यू क्वेश्चंस में, बट अब ये थोड़ा और पावरफुल होकर आ गया है, वो है कि CSS आपको समझ में आता है कि नहीं, और CSS में आपको जो आर्किटेक्चर्स हैं अब वो समझ में आते हैं कि नहीं। तो जो बेसिक क्वेश्चंस थे पहले, है ना, कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है, बॉक्स मॉडल क्या होता है, ये सब तो अभी भी हैं, पर अब इसके साथ साथ ग्रिड लेआउट, फ्लेक्स बॉक्स वर्सेस ग्रिड, इस तरह के क्वेश्चंस भी आने लगे। क्यों? क्योंकि अब फ्लेक्स, ग्रिड, ये सब जो है हर ब्राउजर में नेटिव सपोर्ट आ चुका है और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको यूज करो अपने कोड के अंदर। तो ये चीजें भी आने लगी हैं। 2-3 चीजें और जो है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन मैंने पहले ही बात करी, उसका ऊपर क्वेश्चन आता है CSS के अंदर भी। दूसरी चीज परफॉर्मेंस एक मजेदार चीज है, क्योंकि रिएक्ट वर्ल्ड में जब CSS को यूज किया जाता है तो बहुत घचपच हचमच हो जाता है। तो एक एटॉमिक CSS करके कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर डिजाइन टोकन्स करके, टेलविंड करके पूरी एक कहानी बनी है, और अब टेलविंड का बोलबाला है मार्केट में। तो आप अगर जाके कहते हो कि हाँ मैं टेलविंड यूज करता हूं, या मैं वो CSS यूज करता हूं, मैं वो CSS यूज करता हूं, जो भी रेडिक्स करते हो, जो भी करते हो, सब सही है, लेकिन आपसे ये एक्सपेक्टेशन जरूर से है कि आप समझते हो कि उसका परफॉर्मेंस इंप्लीकेशन क्या होता है। अगेन आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आज के टाइम
पे, पर फिर भी यही वही बात है कि क्या आपको इस चिड़िया का नाम भी पता है या नहीं पता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग जरूर कर लेना कि आखिर टेलविंड का इतना बोलबाला है क्यों, है क्या ये कॉन्सेप्ट, परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है, और जो बेसिक सीएसएस है वो भी कर लेना बहुत जरूरी है कि हाँ भैया क्या लगता है, कैसे लगता है, नहीं लगता है, पोजीशंस कैसे लगते हैं, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, कैस्केड का क्या मतलब होता है। प्रॉब्लम यह है कि इन चीजों की आपको एक्चुअली आज के टाइम पे जरूरत नहीं है। अगर आप टेलविंड यूज कर रहे हो तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गए हैं आपके टाइम पे कि कंसेप्चुअली आपको पता है कि नहीं। अगर आपको जरूरत पड़ गई डिबग करने की तो क्या आप डिबग कर पाओगे कि नहीं। तो इसीलिए इसमें बहुत सारा समय लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप कुछ घंटे लगाकर पढ़ लोगे, समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ये देखो, ये बहुत ही लंबा वीडियो है। क्यों है? क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस इसके अंदर जा रहा है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो बीच में आपको कुछ और भी ऐसे टिप्स दूंगा जो इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड तो है ही नहीं, पर इंटरव्यू कैसे क्रैक करे वो भी इंपॉर्टेंट है, कैसा माइंडसेट रखे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी वीडियो के बीच में से यहां वहां जंप मत करना। अगर बहुत चालाक समझते हो खुद को तो भी मत करना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन भी अगर वैसा आपसे मिस हो गया जो नहीं मिस होना चाहिए था तो इट विल कॉस्ट एन इंटरव्यू टू यू। अब अगले जो दो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थीम अभी तक जो तीनों थे ना वो आपको आता है, थोड़ा चलता है, बट जो अगले दोनों थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थीम पर अभी भी 60-70% से ज्यादा वेटेज है और ये वही थीम है जिसपे हमेशा से इंटरव्यू हो रहा था। तो पहला थीम इसमें से, मतलब इसमें जो नेक्स्ट थीम है वो ये है कि जावा स्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स आपको समझ में आते हैं कि नहीं, इसका रन टाइम बिहेवियर आपको समझ में आता है कि नहीं। रन टाइम बिहेवियर का मतलब है कि जावा स्क्रिप्ट में जो इवेंट लूप है वो कैसे काम करता है, ये आपको पता है कि नहीं। अब एक क्वेश्चन और आने लगा है कि प्रॉमिस जो है, जो माइक्रो टास्क करता है, वो आपको पता है कि नहीं कि वो क्या है। और वो जो बेसिक क्वेश्चंस हमेशा से, आज भी इंटरव्यूज वहीं से शुरू हो रहे हैं कि लेट वेयर कॉन्स्ट का डिफरेंस बता दीजिए। अगर आपको लेट वेयर कॉन्स्ट ही नहीं पता है तो 5 मिनट के अंदर आपको इंटरव्यू से बोला जाता है कि जाइए। पॉलीफिल क्या होता है आज भी लोगों से पूछा जाता है, अगर आपने वो वर्ड नहीं सुना, आपको नहीं पता है तो जाइए। इसी तरह टीडीजी क्या होता है, हॉइस्टिंग क्या होती है, क्लोजर क्या होता है, ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जावा स्क्रिप्ट के, ये आपसे मोस्ट लाइकली फर्स्ट राउंड में ही पूछा जाएगा। फर्स्ट 15 मिनट्स में, मतलब कहते हैं ना कि दरवाजे के अंदर घुसने के लिए जो एंट्री पास है वो पास के लिए आपको ये चाहिए, नहीं तो आप आस पास भी नहीं आ पाओगे एक्चुअल इंटरव्यू के। तो ये सारे पीसेस जो हैं ये आपको आने चाहिए। इसमें भी एक और क्वेश्चन आने लगा है वो कि आप अपने कोड को टेस्ट कैसे करोगे। इस पे 30 सेकंड्स स्पेंड करते हैं कि टेस्टिंग क्यों आने लगा है एकदम से अब इंटरव्यू क्वेश्चंस में फ्रेशर को भी, क्योंकि सबको पता है और एक्सपेक्टेशन भी है कि आप जो कोड लिखोगे या लिखवाओगे जॉब के अंदर वो आप चैट जीपीटी या किसी एआई टूल से लिखवाओगे, ठीक है। पर जब आप एआई टूल से कोड लिखवाओगे तो आपको एक टेस्टिंग की समझदारी बहुत होनी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिंग होता कैसे है, क्या फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, क्या एक अच्छा टेस्ट होता है, क्या एक बुरा टेस्ट होता है, किस तरह के टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एंड टू एंड टेस्ट क्या होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इतना सारा कोड एआई से लिखवा रहे हो तो बहुत सारा चांस है कि कहीं ना कहीं तो आप गलती कर बैठोगे, और कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे तो अगर टेस्ट सही से लिखा है और सीआईसीडी सही से बैठा है तो आप उन गलतियों को प्रोडक्शन में पुश नहीं करोगे। तो इसलिए अब ये एक इंपॉर्टेंट पीस होता जा रहा है, स्पेशली जो थोड़े हाई एंड इंटरव्यूज है मैं देख रहा हूं जहां पे पैकेजेस थोड़े ज्यादा होते हैं, वहां पर इसकी डिमांड बढ़ जाती है। पर फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो टॉपिक है ना, अब ये नहीं कि लेट वेयर कॉन्स्ट पता नहीं, हॉइस्टिंग पता नहीं, जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग कभी करी नहीं, प्रोजेक्ट हमने बनाया नहीं, मर्न स्टैक का मर्न क्या होता है, मर्म क्या है मर्न स्टैक का, ये आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप पहले जाकर सबसे पहले आप टेस्टिंग सीखने लगोगे, ये मत करना। ये देखो, ये सब एडिशन है, गुड टू हैव्स हैं, मस्ट हैव्स पे जोर रखना बहुत जरूरी है। अगेन जो नेक्स्ट टॉपिक है ये जावास्क्रिप्ट और ये टॉपिक मिलके 60-70% ऑफ योर इंटरव्यू इसी से होगा। तो अगला टॉपिक है कि रिएक्ट जो सिस्टम है, रिएक्ट जो लाइब्रेरी है, उसका जो इकोसिस्टम है वो आपको कितना समझ में आता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगेन ये भी मतलब गेट पास के बाद जब आप अंदर आते हो ना, सीट पे बैठने के पहले ये सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये नहीं कर पाए तो फिर बाहर निकाल देंगे। एक्सेसिबिलिटी कोई नहीं पूछेगा, टेस्टिंग कोई नहीं पूछेगा, परफॉर्मेंस कोई नहीं पूछेगा, यही नहीं बता पाओगे तो समझ जाएंगे कि एकदम नीरा बेवकूफ इंसान आ गया है, क्यों इसके साथ अपना टाइम वेस्ट करें। तो इसलिए जरूरी है कि किस स्टैक में पढ़ना है, पहले जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पढ़ना है, फिर ये वाले क्वेश्चंस लगाने, फिर जो मैंने बाकी की चीजें बताई हैं वो करना है। तो नेक्स्ट चीज वो है रिएक्ट इकोसिस्टम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, आप जाकर बोलते हो कि मैंने रिडक्स यूज किया है या मैंने जस्ट
स्टैंड यूज किया है या मैंने फलाना यूज किया, ढकाना यूज किया है, तो लोग पूछते हैं कि अच्छा आप बताओ अपने यूज कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं यूज किया है, आपको पता भी है कि वो चिड़िया का नाम क्या है, तो आप कहोगे हाँ पता है, क्यों नहीं यूज किया है, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, एज अ स्टैंड आपको क्यों बेटर लगा रिडक्स से या क्यों नहीं, हल्का फुल्का इसके बारे में आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो टूल आपने यूज करा है उस टूल के और ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, और एक दो ऑल्टरनेटिव टूल यूज करना चाहिए। उसके बाद एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि क्या आपको रिएक्ट की लाइफ साइकिल समझ में आती है। अगर आपको एक कोड दे दिया जाए और उसमें बोला जाए कि बताओ कौन सा कंसोल लॉग का प्रिंट होगा, यहाँ पे री रेंडर होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो आपको वो समझ में आता है कि नहीं, हुक्स कैसे काम करते हैं ये समझ में आपको आता है कि नहीं, कस्टम हुक्स आप लिख पाते हो या नहीं, रिकंसिलिएशन जो चिड़िया है उसका तो कुछ पता कता मता कुछ भी है कि नहीं है, कुछ तो पता होना चाहिए। अच्छा रिएक्ट एक वर्चुअल डॉम बनाता है, ये पता है आपको। अच्छा वर्चुअल डॉम क्या होता है ये पता है आपको। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस है बहुत ही थ्योरेटिकल हैं, ठीक है। सच्चाई ये है कि आपको बहुत पता होना चाहिए नहीं ये सब बनाने के लिए, लेकिन यही मैं जैसे उस बच्चे को कहता था कि देखो 20% है ये लास्ट का, द लास्ट 20% इज मोस्ट ऑफ द वर्क। कर लो, पढ़ लो, सीख लो, प्रैक्टिस कर लो और जाके इंटरव्यू में एकदम फोड़ दो, अगर आपको कोडिंग और प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं तो ये रिएक्ट के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अगेन लेवल बढ़ रहे हैं रिएक्ट के अंदर, की परफॉर्मेंस क्या होता है, रिएक्ट में मेमोराइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, रिएक्ट के रेंडरिंग को कम रखने के लिए क्या करते हैं। अगेन मुझे लगता है ये सब जबरदस्ती पूछा जाता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। रिएक्ट खुद बहुत परफॉर्मेंट है और जब तक ऐप बहुत बड़ा नहीं हो जाए, बहुत बड़े स्केल पर आप काम नहीं करो, तब तक इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन देखो जैसे जैसे तुम्हारा सैलरी बढ़ रहा है एंट्री लेवल जॉब का, अगर तुम 3 लाख के जॉब के लिए जा रहे हो तो शायद तुमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अगर तुम यही 7 लाख 8 लाख के लिए जा रहे हो, 10 लाख के लिए जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे। तो जैसे जैसे सैलरी का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे तुमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं कि तुम बिना मतलब की चीजें भी जानो, जो शायद तुम्हें अभी नहीं 5 साल बाद जरूरत पड़ेगी या 4 साल बाद जरूरत पड़ेगी। बट पढ़ना है तो पढ़ना है, सामने वाले को अपना ईगो भी सेटिस्फाई करना है, नहीं तो डे टू डे लाइफ में इतना फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए पढ़ लेना, क्योंकि जानने में क्या बुराई है। जब इतनी मेहनत करी है, अगर आपने कोडिंग सीखी है सच में जीरो से लेकर और प्रोजेक्ट्स बनाए हैं सच में मंथ स्टैक में, तो आपने 6 महीने 8 महीने 9 महीने तो बहुत मेहनत करी है। तो लास्ट के 10 दिन में 2-4 टॉपिक और पढ़ने में जाता क्या है, बट उतना ही है। इसके लिए बहुत परेशान मत हो जाना कि अरे मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इसको कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं, मैं इसके जो डिफरेंसेस हैं वो समझ नहीं पा रहा हूं। वो सब नहीं होता है, नहीं दिखता है। छोटे मोटे एप्स में इतने डिफरेंसेस नहीं दिखते हैं ऑनेस्टली इन चीजों से, तो इसलिए इसके लिए बहुत परेशानी की जरूरत नहीं है। तो मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि मैं आपको एक इंटरव्यू टिप दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं देखता हूं बच्चे बहुत मिस करते हैं, तो वो समझाता हूं 1 सेकंड के लिए। देखो जब इंटरव्यू टॉपिक्स की बात होती है तो 2 चीजें होती है, एक तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है ये तो पता होना चाहिए, लेकिन सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पीस है जो हम मिस कर जाते हैं कि जब हम किसी इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, जब हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं, जब हम किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं हमें वो पता होने चाहिए। तो इसका एक सबसे अच्छा और आसान तरीका ये होता है कि आप जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, चैट जीपीटी से लिखवाओ, खुद से सीखो, पढ़ो, समझो, जो करना है करो, प्रोजेक्ट अपने से बनाओ, बिल्कुल अच्छी बात है। पर उसके बाद जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो एक बार डॉक्स जरूर पढ़ लो। डॉक्स में जाकर जितने कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स एक जगह नोट डाउन कर लो। जैसे कि मैंने बोला वर्चुअल डॉम, जैसे कि मैंने बोला कि साइड इफेक्ट। अब अगर आपको साइड इफेक्ट का मतलब नहीं पता है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे थे तब आपको कोड चलाने पे ध्यान था, तब आपको नहीं पता था कि साइड इफेक्ट का बाद में जाके कौन परेशान होता है। लेकिन जब आप कर रहे हो इंटरव्यू की तैयारी तो ये सारे कीवर्ड्स जो है डॉक से उठाकर नोट डाउन कर लो और सारे कीवर्ड्स पे 2-2 लाइन, एक लाइन लिखकर अपना एक बड़ा सा नोट बना लो। ये आपको इंटरव्यू में बहुत बहुत काम आएगा। जब कोई बोलता है ट्रांसपाइलिंग क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है, हम यूज तो कर रहे हैं कहीं पर, वो होता क्या है, ESM क्या होता है, ES6 क्या होता है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। पर जब आप इंटरव्यू के जवाब उन कीवर्ड्स में देने लगते हो, जब आपकी वोकैब्युलरी वो हो जाती है, तो सामने वाला जो है, जो आपका इंटरव्यूअर है, वो बहुत ज्यादा आपसे इंप्रेस हो जाता है। अगला थीम जो मैं देख रहा हूं काफी आने लगा है। अगेन इस पे 2-5% क्वेश्चन आते हैं, टुवर्ड्स द एंड क्वेश्चन आते हैं, शुरुआत में नहीं आते हैं। शुरुआत के तो मैंने दोनों चीज आपको बता दी है। वो है Next.js और इसके बारे में थोड़ा सा। Next.js में भी कोई आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको बहुत ज्यादा Next.js आता हो, आप एकदम एक्सपर्ट हो, आप तो Next.js पे सारे प्रोजेक्ट बना कर रखे हो ना, वैसे किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। एक्सपेक्टेशन बड़ी सिंपल सी है कि जब कोई बोलता है SSR, जब कोई बोलता है SSG, जब कोई बोलता है ISR और जब कोई बोलता है CSR, तो क्या आप CSR से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो या क्या समझते हो? क्या है इन शब्दों का मतलब? क्या है इस तरह से अपने ऐप को बनाना, डिप्लॉय करना, बिल्ड करना, और क्या अंतर है? अगेन बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट इन टॉपिक्स पे मैंने 2 साल पहले वीडियो बना के रखा था, बहुत प्यार समझाया था, और जो बच्चों ने भी वो वीडियो देखकर समझाया सबको बड़ा अच्छा लगा, इंटरव्यू क्लियर हो गया। पर अगेन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब इन शब्दों
शब्दों का मतलब क्या है, क्या हल्का हल्का डिफरेंस है, बट बेसिक्स आपको अगर वेब डेवलपमेंट की बेसिक समझ में आता है तो आप इन चारों के बारे में बड़ा अच्छे से समझा सकते हो। बट अगर नहीं समझा पाए तो सामने वाला सोचता है कि यार रट्टू तोता है, जो भी मतलब करा है थोड़ा मोड़ा इधर उधर से बोल दिया। तो अगेन कुछ घंटों की बात है, पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, नोट्स बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इतना ही चाहिए। बाकी जो Next.js पे है वो तो आप एक ऐप बना लो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसमें फाइल बेस्ड राउटिंग कैसे होती है, उसका मिडिलवेयर क्या होता है, उसका एज फंक्शन क्या होता है। तो वो बहुत ही बेसिक चीज है। Next.js का ट्यूटोरियल बहुत ही शानदार है इस मामले में कि बस आप वो ट्यूटोरियल पे करते करते सब कुछ बना लो, बस कॉपी पेस्ट भी कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आप शॉर्टकट नहीं मारे। अगर आपने पहले रिएक्ट का ऐप बना रखा है, अगर आपने पहले मंच स्टैक पे काम कर रखा है तो आपको दिखेगा कि सिमिलर चीज ही तो है, रिएक्ट राउटर जैसा ही है, बट फाइल बेस्ड राउटिंग हो रही है। चलो ठीक है, समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अगेन दिस इज दैट 5% जो आपको बहुत एज दे देता है। एज फंक्शन वाला एज नहीं, एज वाला एज दे देता है, तो कर लेना ये भी। अगले टॉपिक पे जाने के पहले एक बार मैंने क्या कहा, अभी आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने इन सारे बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर रखा है। तो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो सोचो कितना नुकसान हो रहा है आपका। तो सब्सक्राइब तो कर लो, लाइक तो वीडियो को कर दो, यूट्यूब को बता दो कि तुम्हें वीडियोस अच्छे लगते हैं तने भैया के। और इंपॉर्टेंट पीस जो आपके लिए एक और होमवर्क है, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको जरूर से करने बता देना। उस पर डीप डाइव, इंटरव्यू में इसको कैसे समझाएं, कैसे दिखाएं, कोड करके कैसे बताएं, ये वीडियो में मैं आपको बना के ला दूंगा। सातवां और आखिरी थीम जो है ये भी वही थीम है जिसमें ज्यादा पैसे बनते हैं। अगेन एंट्री लेवल जॉब के लिए इतनी जरूरत नहीं है इसकी, पर अगर आपको इसकी समझदारी है तो इंटरव्यूज में आप बेटर करोगे। ये उस तरह के सवाल हैं जिनके जवाब आप हल्के से दे दो तो भी ठीक है, नहीं दे पाओ तो भी बहुत बार ठीक है, और अगर अच्छे से दे दो तो सामने वाला बहुत इंप्रेस हो जाता है। तो ये है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो आपने अपना ऐप बनाया है, डिप्लॉय किया है, और जब आप कंपनी के अंदर काम करोगे तो आपको क्या समझ में आता है। इसमें एक बड़ी छोटा सा एक क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, वो है कि डीबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग कैसे होता है। डीबाउंसिंग थ्रॉटलिंग का देखो कोई इतनी जरूरत होती नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल चीजें बनाना शुरू करते हो तो जरूरत पड़ने लगती है, फट से लाइक ऐसे जरूरत पड़ती है। तो ये एक क्वेश्चन है जो हमेशा ज्यादा रहा है। लेकिन अब और भी चीजें आने लगी। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको वर्चुअलाइजेशन समझ में आता है, अगर एक लंबा लिस्ट है उसको आपको दिखाना है, स्क्रॉल करते जाना है तो कैसे करोगे। तो वो एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। लेजी लोडिंग क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बंडल साइज बहुत बड़ा हो जा रहा है, अब हम क्या करें। अब तो रिएक्ट बाय डिफॉल्ट भी लेजी लोडिंग देने लगा है, सस्पेंस आने लगा है, तो कहानी में नहीं रिएक्ट में। तो अब कोड स्प्लिटिंग क्या होती है, क्या आप ऐसा समझ सकते हो कि कोड को स्प्लिट करना क्यों जरूरी है, कैसे किया जाता है। अगेन जो बिल्ड टूल्स हैं वो खुद ब खुद ये कर देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा अंदाजा भी है कि कहां पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। तो ये सब उस तरह के सवाल है जो फ्रेशर को बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इंटरव्यूअर को। इसी चीज के अंदर एक और चीज आती है जिसको कहते हैं प्रोडक्शन रेडीनेस, कि देखो कितने भी आप टॉप कोडर हो, एरर तो होगा ही, बग्स तो होंगे ही, तो क्या आप बग को संभाल पाओगे कि पूरा का पूरा ऐप धड़ाम से गिर जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एरर बाउंड्री क्या होती है, स्टेट्स क्या होते हैं, लोडिंग स्टेट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एरर की बात हुई तो इसी में एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिबगिंग एंड प्रोफाइलिंग, कि आपको डिबग करने आता है कि नहीं, क्रोम डेव टूल्स या जो भी डेव टूल्स आपको यूज करने आता है कि नहीं, प्रोफाइलिंग करने आती है कि नहीं, कि भैया लाइट हाउस जैसा कुछ सुना है कि लाइट हाउस सुन के सोचते हैं तो वो हमारे मणिपाल में था ना, कापू बीच में, वो वाला ही दिमाग में आता है आपको। अभी तक मैंने जितनी भी बातें करी हैं वो सब इंटरव्यू क्वेश्चंस यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं। देखो 5 राउंड 4 राउंड जो इंटरव्यू होता है उसमें 2 राउंड इस तरह के होते हैं। एक राउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है मशीन कोडिंग राउंड, उसके बारे में भी बात करनी है, उसके बारे में भी ऐसा ही डिटेल्ड वीडियो की मशीन कोडिंग में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बोलना है, समय के खिलाफ, समय के अगेंस्ट, समय समाप्ति के अगेंस्ट आपको लड़ना होता है मशीन कोडिंग में। पर मशीन कोड में क्या देख रहे हैं, एआई के जमाने में मशीन कोडिंग राउंड कैसे करें, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मेरे पास है और वो जवाब वाला वीडियो मैं लेकर आऊंगा। लेकिन आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि भैया अगला वीडियो लेकर आओ। आइए, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, जो एडिटर है हमें कब से नजरें ऐसे तीखे करके देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, बाय।